मैंने ये कंसीड कर लिया कि इंडिया मैच हार गया, सॉरी मैंने कल बोल दिया इंडिया हार गया मैच, सरेंडर। और मैं देख रहा था उस पे सोशल मीडिया पे लोग गालियां दे रहे हैं हमें कि सालो तुम्हें क्रिकेट नहीं आती, तुम्हें किसने बना दिया है, नेगेटिव लोग हो तुम, डूब के मर जाओ, मेरे फेवरेट प्लेयर को क्यों बोला, उसके फेवरेट प्लेयर को क्यों बोला, जीतेगा तो इंडिया ही। इफ इंडिया कैन गिव देम 200 रन्स, इंडिया कैन विन। जागो मोहन प्यारे, 200 रन आप उनको देते, मतलब आज आप 370 रन बनाते हैं, 128 5 आउट हो। और यार 128 5 आउट, 250 हम और बनाते यार। सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हां थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। लेकिन 8 दिसंबर को टीम इंडिया को थोड़ा दर्द नहीं हुआ है। टीम इंडिया को एक चीज का जख्म नहीं मिला है। टीम इंडिया को 3 तीर ऐसे घाव ने जख्म दिए हैं जिन्हें भूल पाना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए आज हमें कहना पड़ रहा है कि 8 दिसंबर की जो तारीख है, इंडियन क्रिकेट इसे भुलाना चाहेगा, इंडियन क्रिकेट फैंस इसे भुलाना चाहेंगे, क्योंकि 8 दिसंबर को खुश होने की वजह ही नहीं मिली। पूरी रात मैं यही गणित लगा रहा था कि अगर ऋषभ पंत किसी तरीके से वही काम कर दें जो उन्होंने पिछली बार गाबा में किया था, साथ में नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने अभी तक बढ़िया परफॉर्म किया है, वो भी अगर अभी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर डालें, अश्विन अन्ना किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को गन्ना दे दें, बुमराह और हर्षित राणा 30-40 रन की पार्टनरशिप कर लें और डीएसपी सिराज अपने कानून के लंबे हाथों से 2-4 लंबे छक्के मार दे, तो हम ऑस्ट्रेलिया को 150 या 200 का टारगेट दे देंगे। फिर बस किसी तरह लबुशेन को बुखार आ जाए, ट्रेविस हेड को जुलाब लग जाए, तो फिर हम एडिलेड टेस्ट जीतकर 2-0 से जीत जाएंगे। लेकिन ये गणित वैसे ही फेल हो गई जैसे बचपन में हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पूरी रात बनाए गए मेरे इस प्लान के संतरे सुझा दिए। बहुत चुभने वाली है हार है, आप लिख के ले लीजिए। पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया था और उसके बाद एडिलेड में आकर जिस तरीके से सरेंडर किया है, आप खुद ही सोच कर देखो ना। पहले टेस्ट मैच में हम लोगों ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार ये एक दूसरी टीम इंडिया है, ये वो टीम इंडिया नहीं है जो न्यूजीलैंड से घर में ही 3-0 से व्हाइट वॉश होकर आई है। पर्थ में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस टीम इंडिया में एक नई ताकत है, एक नया जुनून है, और ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि यार आने वाले दिनों में ये वाली टीम वाकई में ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग करेगी। हालांकि एडिलेड टेस्ट पिंक बॉल से होना था, तो एक अंदेशा था कि यहां पर कुछ चीजें फंस सकती हैं, बट जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर सरेंडर किया है, उसके बाद में वाकई में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, बट दिस इज व्हाट इट इज, जो है आपके सामने। देखो यार, टेस्ट मैचेस में इट्स ऑल अबाउट द सेशंस, कि आप कितने सेशन कोई ना कोई जीतें बीच में। ज्यादा सेशन जीतेंगे तो जाहिर है कि आपका ज्यादा चांस रहेगा कि आप ज्यादा मैचेस जीतेंगे। जब आपने 7 सेशन हुए हैं टोटल, 7 भी बस नाम की हुए हैं, 6.5 ही बोल लें आप, एक सेशन भी अपने नाम नहीं किया, तो अब कैसे कोई टीम टेस्ट मैच जीतेगी? नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी। अगर आप पहले वाले मैच की और इस मैच का कंपैरिजन करें तो इंडिया एज अ यूनिट खेला, एज अ टीम खेला, ज्यादा लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, और बीच में 1-2 पॉडिकाल की परफॉर्मेंस नहीं आई या जुरैल की, बाकी मोरलेस सब ने परफॉर्म किया। अगर मैं किसी एक बैट्समैन को मानता हूं जो चारों पारियों में मादा दिखा के आया है, प्योदा पुत्र है, वो है नीतीश रेड्डी। एग्जैक्टली। नीतीश रेड्डी की एवरेज शायद बाकियों से कम होगी, क्योंकि बाकियों की एक बड़ी इनिंग आ गई ना। नीतीश रेड्डी ने हर इनिंग में, उनको 4 इनिंगे मिली उस यंगस्टर को, बिल्कुल, उस गॉड ब्लेस दैट यंगस्टर, उसने चारों इनिंग में जाके ना ये दिखाया कि मर जाऊंगा पर हिलूंगा नहीं, इन व्हाटएवर लिमिटेड स्कोप उनके पास। आप टेलेंडर्स के साथ छोड़ दे रहे हो उनको हर इनिंग के लास्ट में। कल सनी भाई ने बोला कि उन्होंने बोला अनप्लेबल डिलीवरीज गिरी है। अनप्लेबल तो टेस्ट क्रिकेट जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया होगा तो अनप्लेबल ही होगा, पर उसको खेलना कैसे है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हार गई, महिलाओं की बारी आई, लगा चलो मर्दाना नहीं जनाना ही सही, वो ओडीआई मैच हार गई। फिर लगा कि चलो भैया ना जनाना ना मर्दाना, नौजवाना देख लेंगे। नए लड़के हमारे बच्चे जो थे वो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में गए थे, लगा यार बच्चों से ही उम्मीद कर लेते हैं। बड़े तो जनाना मर्दाना दोनों ने डिसअपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने भी डिसअपॉइंट कर दिया। नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया आज का दिन हार दिवस के तौर पर मना सकती, क्योंकि इस दिन केवल हार हुई है यार। सीनियर टीम को 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया एडिलेड में,
नतीजा ये हुआ कि बॉर्डर गवास्कर में फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। देखो ये बात तो तय थी कि अगर इंडिया को इस टेस्ट मैच में कुछ करना है तो ऐसा खेल दिखाना पड़ेगा जो पिछले 2-3 सालों में नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत पिच कंडीशन और सिचुएशन की परवाह किए बिना खेलते हैं, इसीलिए लग रहा था कि वो चल गए तो मजा आ जाएगा। लेकिन चलने के नाम पर ऋषभ पंत खाली पिच से लेकर पवेलियन तक चलकर वापस आ गए हैं। हम उनसे सेंचुरी की उम्मीद लगाकर बैठे थे और उन्होंने एक नया रन नहीं बनाया तीसरे दिन। मिचेल स्टार्क की तेज गेंद पंत भांप नहीं पाए और स्लिप में कैच दे बैठे। स्टार्क ने भी जाते हुए पूछ लिया होगा, क्यों भाई स्लो तो नहीं आई मेरी गेंद? गजब बेइज्जती है। पंत के जाने के बाद यह बात क्लियर थी कि हमें तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस देखने वाली बात यह थी कि हम ऑस्ट्रेलिया की लीड उतार पाएंगे भी या नहीं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी वाकई में इस टूर पर काफी इंप्रेस कर गए सबको। पहले टेस्ट की पहली इनिंग में वही हाईएस्ट स्कोरर थे, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में भी वही हाईएस्ट स्कोरर, और फिर दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए। उनके 42 रनों की बदौलत टीम इंडिया 175 बनाकर ऑल आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 19 रन का, मात्र 19 का टारगेट मिला। जिसने दूसरी इनिंग अच्छी खेली वो मैच जीत गया, पहला मैच। और आज भी ऐसे ही हुआ है, जिसने दूसरी इनिंग अच्छी खेली, मतलब दूसरी इनिंग में बॉलिंग अच्छी करवाई, क्योंकि इंडिया ने दूसरी इनिंग अच्छी नहीं खेली। सुबह ही आते ही ऋषभ पंत बड़ी अच्छी बॉल थी वलीद, वो बहुत अच्छी बॉल थी और काफी अच्छी पैट कमिंस की बॉल थी, वो उस पे वो आउट हो गया जल्दी ही। और वो तो रीढ़ की हड्डी थी इंडियन टीम की, अगर वो थोड़ी देर खड़ा जाता तो फिर जाकर 200-250 का इमेजिन कर सकते थे इंडियन टीम। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि इंडियन टीम ने लास्ट मैच में दूसरी इनिंग अच्छी खेली थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 500 तक का टारगेट मिल गया था और ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो गई थी। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी टीम है, लेकिन 500 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। पुजारा की वैल्यू आप आज अंडरस्टैंड। और यार वो छातियों पे खा खा के 2 दौरों पर पुजारा ने नई बॉल को पुराना किया था। इंडिया नई बॉल को जब पुराना करेगा, इंडिया रन बनाएगा। जब नई बॉल पे आपके 20 2 आउट, 40 3 आउट, 60 4 आउट होंगे, यार आपने 4 इनिंग हुई है सीरीज में, बिल्कुल आपकी स्कोरिंग क्या है? 150, 175, 180 और एक आपका 450 है, जिसमें 200, जिसमें वो 200 की पार्टनरशिप। ठीक है। इस टेस्ट मैच में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। पहली तो ये है कि मोहम्मद विव रिचर्ड सिराज को पहली बार ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस दौरे पर आउट किया। अभी तक लॉर्ड सिराज को ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सिराज के विकेट का प्रसाद मिला। और कल मैदान पर सिराज और हेड के बीच जो गर्मागर्मी हुई थी, वो भी इस टेस्ट मैच की जबरदस्त हाईलाइट रही है। आज जब सिराज बैटिंग करने आए तो हेड ने उनसे भी बात करके मामला सुलटाने की कोशिश करी, क्योंकि हेड को पता है अभी 3 महीनों में आईपीएल खेलने आना है और डीएसपी सिराज ने उनको लॉकअप में बंद कर दिया तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। नहीं सही है, ये खौफ मुझे अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर से नंबर 1 हो गई। इंडिया नंबर 1 पर थी, नंबर 3 पर पहुंच गई। एडिलेड में फिलहाल हिस्ट्री क्रिएट हो गई है और इंडिया की हालत टाइट हो गई है। सबसे छोटा मैच था ये यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग। 44 ओवर 36 ओवर में हम खत्म हो गए, मतलब मुंह लटकाने वाली कहानी थी। लेकिन बड़ों की लड़ाई चल रही थी, उसी बीच बच्चों के मैच पर भी नजरें थी, क्योंकि अंडर 19 में कई वो बच्चे खेल रहे थे जो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। वैभव सूर्यवंशी से लेकर तमाम लड़के अंडर 19 में थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश को वो हराएंगे, फाइनल जीत कर आएंगे। लेकिन हमारे अंडर 19 के बच्चे जो हैं वो भी मैच हार गए। आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हो, क्या वो वाकई में आप ही दे रहे हो या फिर आपके पीछे कोई दूसरा बड़ा कारण है? भाई पहले टेस्ट मैच में जितना टीम इंडिया डोमिनेंट दिख रही थी, इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया उतनी ही ज्यादा सबमिसिव थी। भाई ना तो कोहली चले ना रोहित चले, भाई ये 2 तो हमारे मेन पिलर है ना। और अगर आप यहां पर ये कह रहे हो कि नहीं रोहित और कोहली के ऊपर पूरी बात डाल देना गलत होगा, तो भाई मैं सिंपली आपके साथ में डिसएग्री करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप रोहित कोहली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाह रहे हो, तो भाई आपको इंडिया की जीत से मतलब नहीं है। हम जो बस इंडिया में हीरोइज्म की बात करते हैं ना, कि खिलाड़ी खेल से बड़ा हो गया है, आप सिर्फ उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने क्रिकेटिंग करियर में, लेकिन बात ये उठती है कि आखिर कब तक आपके पास्ट के अचीवमेंट्स के ऊपर हम लोग अभी बात करते रहेंगे। ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा के आने के बाद हमारी वही फॉर्म वापस आ गई जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में थी। बीच के पर्थ टेस्ट की यादें मिट चुकी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अब तीसरे नंबर पर आ गई है, यानी अगर अभी फाइनल खेला जाएगा तो हम नहीं खेलेंगे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। ऐसा लग रहा है कि अब अगर हमें फाइनल में पहुंचना होगा तो हमें पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी आपको लग रहा है? उस खिलाड़ी का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में जो भारत की हार हुई है उसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली का न चल पाना एक बहुत बड़ा कारण है।
माना कि वो लोग बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत कुछ किया है टीम इंडिया के लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि उनके पुराने परफॉर्मेंस के बारे में कब तक चर्चा कर, उसी बात को बार बार दोहराने से टीम इंडिया जीत नहीं जाएगी। हमें ध्यान रखना होगा कि अब उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, और ये चीज़ें तभी संभव होंगी जब उनकी बैटिंग लाइन सही होगी। पहले मैच में जब जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, वही टीम थी बिना रोहित शर्मा के कैप्टन, उस टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। अब ऐसा क्या हो गया कि भारतीय टीम जैसे ही कैप्टन रोहित शर्मा की वापसी होती है, टीम रन नहीं बना पाती है। इस बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।